नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक खेला हो गया है। एनसीपी से निकलकर अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के दामन में उनकी गोद में जाकर बैठ गए हैं और उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली है। इस खबर को पूरे विस्तार से बताऊंगा, इसके राजनीतिक मायनों को आपको समझाऊंगा और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड, किस तरह से यह खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। मगर उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में शोले का डायलॉग याद दिलाया था। धर्मेंद्र का वो डायलॉग, चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पीसिंग। क्या कहा था देवेंद्र फडणवीस ने अजीत पवार के बारे में, खुद सुनिए दोस्तों। पिसिंग एंड पिसिंग घोटाळ्यामध्ये अजितदादांची अवस्था आम्ही काय करणार? आमचे नाथाभाऊ खडसेंच्या भाषेत सांगायचं झालं तर आमचं सरकार आल्यानंतर अजितदादा चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग। और आज देवेंद्र फडणवीस उस व्यक्ति के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं जिसे वो जेल में भेजना चाहते थे। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, आज जो पद और गोपनीयता की शपथ ली गई है 8 विधायकों के साथ, 8 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। उनके नाम क्या हैं? छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे, हसन मुशर्रफ। जी हां, 2 बजे ये लोग राजभवन पहुंचते हैं और पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। मगर दोस्तों, मैं आपके सामने 3 नाम रखना चाहता हूं, अजीत पवार, छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन तीनों के खिलाफ गंभीर मामले किए हुए थे। ईडी इनके पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई थी। मामले क्या थे दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। ईडी केस ऑन अजीत पवार लिंक्ड शुगर मिल्स लीव्स बिटर टेस्ट इन द माउथ फॉर फार्मर्स। अजीत पवार के खिलाफ ईडी केस। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को कैसे नजरअंदाज कर सकती है? दूसरी बात, ईडी अटैचेस 20 crores एसेट इन छगन भुजबल पीएमएलए केस। छगन भुजबल के 20 करोड़ को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अटैच कर दिया था। फिर यह खबर देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अटैचेस प्रॉपर्टीज वर्थ 1000 crores लिंक्ड टू अजीत पवार। अजीत पवार की 1000 करोड़ की संपत्ति ईडी ने उसे अटैच कर दिया था। अब याद कीजिए देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था कि हम अजीत पवार को जेल भेजकर रहेंगे। यह तो बात 2 नेताओं की हो गई दोस्तों। तीसरे विधायक जो मंत्री बने हैं उनका नाम है हसन मुशर्रफ। आपके स्क्रीन पर कोल्हापुर में उनके घर की तलाशी हुई थी और उन पर भी दबिश डाला गया था। कोल्हापुर में उनके घर की तलाशी हुई थी दोस्तों और ईडी ने भी जोरदार दबिश उन पर डाला था। कहां गया देवेंद्र फडणवीस का वो बयान? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, याद कीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर आकर कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हैं। याद है या भूल गए? सुनिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। दोस्तों, हो क्या रहा है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने दावे हैं वो सब हवा हवाई हो रहे हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से एक्सपोज्ड है करप्शन के मुद्दे पर, क्योंकि उन्हें किसी भी कीमत पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है। इसीलिए वो एनसीपी को खत्म कर देना चाहते हैं। शिवसेना को वो तोड़ने में कामयाब हो गए। असली शिवसेना अब एकनाथ शिंदे के साथ है। दूसरी शिवसेना जो है वो उद्धव सेना है। अब वही हश्र वो करना चाहते हैं एनसीपी का और कामयाब हो रहे हैं। मगर ये क्या जतलाता है दोस्तों कि सत्ता में बने रहने के लिए ताकत के जरिए इस तरह से पार्टियों को नोचा जा रहा है, पार्टियों को खत्म किया जा रहा है।
और इस बात का आभास शरद पवार को पहले से था। यही वजह है दोस्तों कि उन्होंने सुप्रिया सुले को पार्टी के अंदर एक अहम किरदार दिया था, अजीत पवार से भी ऊपर। और यही वजह है कि अजीत पवार समझ गए थे कि एनसीपी के अंदर उनका खेला खत्म हो गया है। अब वो बड़ी तादाद में विधायकों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। हो सकता है कि आधिकारिक एनसीपी भी उन्हीं के साथ हो, मगर यह बतलाता है कि शरद पवार अजीत पवार का खेला देख चुके थे। इस वक्त शरद पवार क्या कर रहे हैं उस पर सबकी निगाह है दोस्तों, और इसका इशारा किया है किसी और ने नहीं बल्कि संजय राउत ने यह ट्वीट किया है। और इस ट्वीट में उन्होंने कहा है कि उन्होंने शरद पवार से बात की है। शरद पवार क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। शरद पवार बोले, मुझे लोगों का समर्थन, मैं मजबूत हूं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ट्वीट किया है और कहा है, मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है। शरद पवार जी ने कहा है कि वो मजबूत हैं और उन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। हम उद्धव ठाकरे के साथ फिर से सब कुछ पुनर्निर्माण करेंगे। लोग इस गेम को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अजीत पवार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हैं। वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे दोस्तों, आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि उनकी निगाह चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर है। एकनाथ शिंदे की जो गद्दी की जमीन है वो लगातार कमजोर हो रही है। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने ये कहा था कि अजीत पवार चक्की पीसेंगे, उन्हें अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कट टू साइज कर दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं एक और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जिन्हें देवेंद्र फडणवीस जेल भेजना चाहते थे, वो देवेंद्र फडणवीस के लिए झटका है। वो उनका अपमान है। बड़ा प्रश्न कि देवेंद्र फडणवीस कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे। मगर एक और दिलचस्प बात है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये हैं प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल जो अब तक एनसीपी में थे, वो भी अब भाजपा के साथ जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब वो यूपीए सरकार में मंत्री थे और जब वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े हुए थे, तो उस वक्त बतौर मंत्री जो उनका काम था, उन मामलों को भारतीय जनता पार्टी खोलने जा रही थी, मामलों को खोलने जा रही थी। इसीलिए प्रफुल्ल पटेल जो हैं अब बीजेपी के साथ दिखाई दे रहे हैं। बात वहां नहीं रुकती। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पटना में जब विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई थी तो वहां प्रफुल्ल पटेल मौजूद थे। राजनेताओं का क्या दोहरा चरित्र है, क्या दोहरा चेहरा है। प्रफुल्ल पटेल इसकी आदर्श मिसाल हैं, इसकी नायाब मिसाल हैं। यानी कि अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ जैसे राजनेताओं का किसी भी कीमत में भरोसा नहीं किया जा सकता। इनकी कोई विचारधारा नहीं, कोई आदर्श नहीं। थोड़ी सी ताकत दिखाओ, थोड़ा सा पैसा दिखाओ और सब नाचने लगते हैं सत्ताधीश के सामने, ताकत के सामने। और बात प्रफुल्ल पटेल की हो ही रही है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि प्रफुल्ल पटेल एक अरबपति के बहुत करीब हैं। वो बिजनेसमैन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं, वो बिजनेसमैन जो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे, वो बिजनेसमैन जिस पर राहुल गांधी का खास तौर से निशाना रहा है। बताया जाता है कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में उस अरबपति का बहुत बड़ा हाथ है। जी हां, उस बिजनेसमैन का बहुत बड़ा हाथ है दोस्तों। और वो बिजनेसमैन प्रफुल्ल पटेल के बहुत करीबी बताया जाता है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि उस बिजनेसमैन ने प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, भारतीय जनता पार्टी के बीच में सूत्रधार का काम किया। मैं आपको यह भी बता दूं कि टीवी9 भारतवर्ष जैसे जो समाचार चैनल्स हैं वो ये खबर चला रहे हैं कि अजीत पवार ने एनसीपी इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें यह बात स्वीकार्य नहीं थी कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बनते या आने वाले दिनों में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर बतलाया जाता। यह सब सरासर बकवास है दोस्तों।
मुद्दा है उस अरबपति बिजनेसमैन का, मुद्दा है जांच एजेंसीज की दबिश का, क्योंकि यह दबिश अजीत पवार पर लगातार हावी हो रही थी। और मुद्दा है अजीत पवार की अपनी महत्वाकांक्षाओं का कि वे खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अभी फिलहाल वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर। और मैं आपको एक और बात बता दूं, एकनाथ शिंदे की भी, और मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, एकनाथ शिंदे की भी एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उल्टी गिनती शुरू हो गई दोस्तों। और मुझे इस बात को लेकर ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ दिनों बाद एकनाथ शिंदे को किसी तरीके से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए, सरकार से बाहर का रास्ता दिखला दिया जाए। मगर बड़ा प्रश्न यह दोस्तों कि अजीत पवार ने आखिर यह फैसला लिया क्यों, अब जाके क्यों लिया? दैनिक भास्कर ने इसके दो कारण बताए हैं। पहला कारण शरद पवार के हाल के इस्तीफे से जुड़ा हुआ था, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। पहली वजह शरद पवार का इस्तीफा और फिर पलटना। रिपोर्ट्स के मुताबिक अजीत पवार शरद पवार से नाराज चल रहे थे। पहली बार 2 मई को जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा था तो इस बात की संभावना थी कि अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया तो अजीत ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा, पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। दूसरी बात, संगठन के अंदर सुप्रिया सुले का मजबूत होना, यह बात भी अजीत पवार को हजम नहीं हो रही थी। दूसरी वजह संगठन में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना। दूसरी घटना हाल ही में पार्टी संगठन में हुए फेरबदल को लेकर है। शरद पवार ने 10 जून यानी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार दिया था। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें आई थीं। हालांकि मैं आपको बता दूं, उन्होंने इस बात से इनकार किया था। और जहां तक प्रफुल्ल पटेल की बात है दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल भी अब भाजपा के दामन में जाकर बैठ गए, उनकी गोद में जाकर बैठ गए। एक बार फिर दोस्तों देखिए अजीत पवार के खिलाफ कौन से करप्शन केसेस हैं। भारतीय जनता पार्टी इन केसेस पर एक बार फिर आंख मूंदने जा रही है, क्योंकि अजीत पवार अकेले नहीं हैं। छगन भुजबल के खिलाफ भी केसेस हैं। हसन मुशर्रफ के भी कोल्हापुर घर की तलाशी ईडी ने की थी। यानी कि ये तीनों नेता कटघरे में हैं। मगर क्या ये तीनों पहले 3 नेता हैं या आखिरी 3 नेता होंगे? नहीं साहब, कुछ और नामों पर गौर कीजिए। नारायण राणे, मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, फहरिस्त बहुत लंबी चौड़ी है दोस्तों। इनके खिलाफ केसेस की बयार है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठे, सारे केस रफू चक्कर हो गए। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जमीन पर जाकर जो कहा था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी हूं, वो नारा एक खोखला नारा है और उसके अलावा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हर कीमत पर सत्ता में आना है, चाहे उसके लिए वो अपने बुनियादी सिद्धांतों से ही समझौता क्यों ना करे। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।